हम पॉलिटिकली ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि लगभग 10-12 साल पुराना मामला है। अब जाकर जो है एजेंसियां जागती हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है बतौर गवाह के कह सकते हैं तौर पर, और दिल्ली में आज उनसे पूछताछ होने वाली। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त याद आती हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि क्या चुनाव से पहले का इतना सारा समय था, उस समय इन एजेंसियों ने इस तरह की जो है तत्परता दिखाई थी क्या, इस तरह की तेज़ी दिखाई थी क्या? अगर नहीं दिखाई तो क्या ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कोई ना कोई इंटेंशन से कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई के साथ जो दगाबाजी यहाँ पर करेगा, उन सबको एक एक कर देख लिया जाएगा। बुरी थी कि वो जो है भाजपा के साथ इस गठबंधन का हिस्सा बने, न कि भाजपा की। समझना ये कि जयंत चौधरी जो शॉर्टकट तरीके से लोकसभा की सीटों को जीतना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब देखिए जो स्थिति इस समय पैदा हुई है किसानों को लेकर के, जाहिर सी बात है कि कोई भी किसान जयंत चौधरी को क्यों वोट करना चाहेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो गया है और समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका लगा है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं अभी भी जा रही हैं। चर्चाएं जो अभी भी जारी हैं, उस बीच में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। कभी अखिलेश यादव पर हमला बोला जाता है तो कभी अखिलेश यादव की तारीफ की जाती है। समाजवादी पार्टी जो लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए दमखम भरती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी का दबदबा रहने वाला है, वही अखिलेश यादव पर मुश्किलों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब CBI का समन यहाँ पर अखिलेश यादव को पहुंच जाता है। अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया जाता है और आज अखिलेश यादव से पूछताछ की जाएगी एक गवाह के रूप में। आपको बता दें कि 2012 से 2016 के बीच में अवैध खनन हुआ था। उस दौरान यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव की बात करें तो खनन विभाग भी उनके पास ही था। तो ऐसे में कई बड़े आरोप लगाए गए कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारियों को नहीं रोका, जबकि अवैध खनन होने दिया। यहाँ पर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई आरोपियों को ढूंढा भी जा रहा है। और इसी बीच में अब अखिलेश यादव को समन जारी किया जाता है कि आपको सरकारी गवाह के रूप में गवाह देना है। अब इसी बीच में आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा के चुनाव के बीत जाने के बाद यहाँ पर पल्लवी पटेल हो, जयंत चौधरी हो, यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव के इस मुश्किल घड़ी में ये चेहरे, ये दल अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं या फिर अखिलेश यादव को दरकिनार कर देते हैं। तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अखिलेश यादव से आज पूछताछ की जाएगी और अवैध खनन मामले की बात यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तब यहाँ पर ऐसी कार्यवाही देखी जाती है और 2019 में भी मुझ पर यहाँ पर मामला दर्ज करवाया गया था, FIR भी दर्ज करवाई गई थी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार फिर से यहाँ पर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी निर्दोष है या फिर जानबूझकर फंसाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये तो जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं और जाहिर बात है कि देखिए जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे CBI है, ED है या और तमाम सारी एजेंसियां हैं, वो वाकई उनको जो उनका काम है वो किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही राजनीतिक तौर पर जो माहौल गर्म होता है, चुनाव नज़दीक आते हैं, तब इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। 2012 से 16 के बीच में जो खनन का ये पूरा मामला है, इसमें FIR 2019 में दर्ज होती है। और देखिए, अगर इसको हम पॉलिटिकली ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि लगभग 10-12 साल पुराना मामला है। अब जाकर जो है एजेंसियां जागती हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है बतौर गवाह के कह सकते हैं तौर पर, और दिल्ली में आज उनसे पूछताछ होने वाली। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त याद आती हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि क्या चुनाव से पहले का इतना सारा समय था, उस समय इन एजेंसियों ने इस तरह की जो है तत्परता दिखाई थी क्या, इस तरह की तेज़ी दिखाई थी क्या? अगर नहीं दिखाई तो क्या ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कोई ना कोई इंटेंशन से किया जा रहा है, कोई ना कोई जानबूझ के इसको करवा रहा है या जो किया जा रहा है? तो तमाम तरह के सवाल इस पर उठते हुए नाज़मीन नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ED मामले को लेकर तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, हेमंत सोरेन है, वो जो ममता बनर्जी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते रहे कि भाई BJP जानबूझ
जानबूझकर ईडी और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को डराने का प्रयास करती है, दलों को डराने का प्रयास करती है। इसीलिए बहुत सारे दल, बहुत सारे जो कह सकते हैं कि विधायक हैं, सांसद हैं, वो टूटकर बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं। बीजेपी जिनके ऊपर आरोप लगाती है, जैसे वो बीजेपी की तरफ आते हैं वो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें इसको लेकर सामने आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है और उसी वक्त पे इस तरह से अखिलेश यादव को बुलाया जाना, वाकई जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई इस वक्त पे बुलाया जाना सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उनका जो बेदाग कह सकते हैं करियर है राजनीति में अभी तक, उसको आप दागदार करना चाहते हो। कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं वो भले ही साबित हुए हों या ना साबित हुए, लेकिन आप ये बताना चाहते हो कि भाई उनके समय पे भी ऐसी करप्शन वाली चीज़ें हुई थी और इसीलिए आप उनको इन सब में इन्वॉल्व करना चाहते हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां यही बात कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर एक बात रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से कही गई थी, शर्त रखी गई थी कि 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी, लेकिन जयंत चौधरी को यहाँ पर फिर से दरकिनार कर दिया जाता है। उनके विधायक वोट देते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये मुद्दा जो अखिलेश यादव के जरिए अब उठता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या जयंत चौधरी इसमें आगे आते हुए दिखाई देंगे? क्या उनका बचाव करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ धोखा दिया है? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी भी किसान मुद्दा नाज़मीन सॉल्व नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है। भले ही उसमें कुछ नरमी आ गई है, कुछ हद तक काफ़ी किसान हैं वो कह सकते हैं कि उतना अग्रेशन दिखा नहीं रहे, लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि पूरा का पूरा जो माहौल है, पूरे का पूरा जो दौर इस समय नज़र आता है, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने जो जितनी भी एजेंसियाँ उनके हाथ में, वो उनका गलत इस्तेमाल करके, जैसा विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, वो उनको जो है एक तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई हम तो पूरी तरह से पाक साफ हैं, आपने ही सारे गलत काम किए। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब वो सारे लोग जब एक तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे आप अशोक चौहान की बात करें, आप चाहे हेमंत सिंह सर बिस्वा की बात करें, आप चाहे जो कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो जब दूसरे दलों में होते हैं, अजीत पवार का आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो नेता हैं जब दूसरे दलों में होते हैं तब आपको सारे खोट नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल होते हैं तब वो सारी की सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। तो ये सवाल जब उठ के सामने आता है तो हैरानी होती है कि क्या वाकई बीजेपी या तमाम जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, क्या अपने कह सकते हैं कि बूते को मजबूत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो शक की सुई तो निकल के सामने आती है। लेकिन हाँ, क्या अखिलेश यादव को आज वाकई जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या उसमें वाकई उनकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट नजर आने वाली है, और क्या वाकई अखिलेश के ऊपर भी कोई बड़ा कह सकते हैं शिकंजा कसा जा सकता है? क्योंकि 1 साल से भी ज़्यादा मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं, सबूत पूरे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पूरी तरह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। तो हो सकता है कि किसी साजिश के तहत अखिलेश यादव के ऊपर भी कोई मामला बनाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हो सकता है कि अखिलेश यादव के तहत यहाँ पर कोई साजिश देखी जा रही है। लेकिन राज्यसभा चुनाव का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों को उतारा था, जिसमें से 2 प्रत्याशी तो यहाँ पर उनकी जीत लगभग तय थी। लेकिन यहाँ पर बात करें आलोक रंजन की, वो हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी जीत जाते हैं, जिस पर पल्लवी पटेल से जब सवाल पूछा जाता है तब पल्लवी पटेल की जो नाराजगी पहले नजर आई थी वो नाराजगी दूर हो जाती है। राज्यसभा में वोट देने चली जाती हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो ये कहती हैं कि उनके खून में गद्दारी नहीं है, उन्होंने कभी नहीं सीखा किसी को धोखा देना। लेकिन वही पल्लवी पटेल ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाइयां देती हुई नजर आती हैं, तारीफ करती हुई नजर आती हैं, शुभकामनाएं भी देती हैं और यहाँ पर धन्यवाद भी करती हुई नजर आती हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आपने राज्यसभा का चुनाव करवा दिया। नेहा मेरे साथ मौजूद हैं, ये पूछने की कोशिश करेंगे कि पल्लवी पटेल आखिरकार कर क्या रही है। नेहा, जैसे कि बात करें, एक तरफ मीडिया के सामने कहती है कि खून में धोखा देना नहीं है, दूसरी तरफ ट्वीट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। क्या करना चाहती हैं? क्या समाजवादी पार्टी से किनारा होना चाहती हैं? देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता यहाँ पर कि पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी के उनके बयान की बात करूँ तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का एक वीडियो सामने आया है और एक बयान भी सामने आया जिसमें वो ये कहती नजर आई है कि जितने भी विधायकों ने अखिलेश को यहाँ पर धोखा दिया है उन सबको एक एक कर यहाँ पर देखा जाएगा। तो पल्लवी पटेल कुछ वक्त पहले ये कहा जा रहा था कि वो अखिलेश यादव से नाराज है। उसके बाद आपने देखा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का राज्यसभा
राज्यसभा का चुनाव था, अचानक से अखिलेश यादव उनको फोन कर ये कहते हैं कि आप वोट डालने आइए, लेकिन यहाँ पर पल्लवी पटेल फोन पर उल्टा अखिलेश यादव को सुना देती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो नाराजगी का कारण है वो ये है कि पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा से टिकट यहाँ पर नहीं दी गई। तो देखिए, पल्लवी पटेल पहले नाराज होती है, फिर बड़ा भाई अखिलेश को कहती है, फिर से नाराज होती है, और अब एक बार फिर वो यहाँ पर विधायकों को फटकार लगाते नजर आ रही है कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई के साथ जो दगाबाजी यहाँ पर करेगा उन सबको एक एक कर देख लिया जाएगा। अगर मैं सही शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो पल्लवी पटेल यहाँ खुद ही नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार उन्हें जाना कहाँ है और करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये चर्चा भी आई थी कि वो अपनी बहन के साथ जाते हुए नजर आ सकती हैं, क्योंकि उनकी बहन की अगर बात करूँ यहाँ अनुप्रिया पटेल की, वो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और एनडीए के साथ उनका गठबंधन है यहाँ। तो देखिए, जब आपने देखा भी होगा कि राज्यसभा चुनाव वाले दिन तमाम विधायक, तमाम नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे, तो पल्लवी पटेल को जाने में क्या यहाँ पर दिक्कत परेशानी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि जब जयंत चौधरी एनडीए की तरफ बढ़ सकते हैं तो पल्लवी पटेल के कदम भी एनडीए की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इन कदम के बीच में जयंत चौधरी ने अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है। लंबा समय बीतता जा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी अभी भी खामोश है। अबरार मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब जयंत चौधरी का अगला कदम यहाँ पर क्या होने वाला है। अबरार, जैसे कि देखा जाए कि राज्यसभा में उनके विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को धोखा दे दिया, क्योंकि राज्यसभा में उनके भी कोई भी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया, ना सीट उनको दी गई। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है जयंत चौधरी ने, तो अब उनका कदम क्या हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं या एनडीए के सामने लोकसभा सीटों को लेकर शर्त रख सकते हैं? देखिए, जयंत चौधरी की ये मजबूरी थी कि वो जो है भाजपा के साथ इस गठबंधन का हिस्सा बने, न कि भाजपा की। समझना ये कि जयंत चौधरी जो शॉर्टकट तरीके से लोकसभा की सीटों को जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब देखिए जो स्थिति इस समय पैदा हुई है किसानों को लेकर के, जाहिर सी बात है कि कोई भी किसान जयंत चौधरी को क्यों वोट करना चाहेगा। और उसी पूरी राजनीतिक परंपरा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, आपको जिसने वोट दिया आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जनता जो है जहन में रख करके ही वोट करेगी। और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी ने ये फैसला लेकर के, जब तक किसान सड़कों पर नहीं उतरे थे तब तक ये फैसला उनका दुरुस्त था, लेकिन अब किसान जब सड़कों पर है तो जयंत चौधरी बिल्कुल इस बात को लेकर के कहीं नहीं कहीं अंदर ही अंदर जल रहे होंगे कि कहीं ये फैसला उन्होंने जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया, या इस फैसले की वजह से उनको राजनीतिक खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं और जहाँ पर उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत पनपी है, वहाँ पर जो वोट बैंक है वो किसानों का है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जयंत चौधरी अब ऐसी नाव में सवार हो चुके हैं ना कि न तो वो इस खाने आ सकते हैं और नहीं उस खाने जा सकते हैं। तो अगर वापसी की बात करते हैं, अगर इस तरीके की स्थिति पैदा भी होती तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जो है इस स्थिति में होंगे कि उनको 5, 6 या 8, 10 सीटें जो है वो दी जा सके, क्योंकि सीटों का समीकरण पूरी तरीके से तय हो चुका है। पल्लवी पटेल को क्या देना है और साथ ही जो उनके साथी दल है कांग्रेस को क्या देना है, ये सारा फार्मूला तय हो चुका है। अगर इसके बाद जयंत चौधरी की वापसी होती है तो मुझे लगता है कि ये मजबूरी वाला कदम होगा और इस कदम से उनको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और जयंत चौधरी को लेकर के जहाँ तक अभी चर्चा चलती है कि वापसी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि यह संभव नजर आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद जो सारी डील हुई होगी या फिर जिन बातों को लेकर के दोनों के बीच सहमति बनी होगी, उस मुद्दे को लेकर के अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है उस पर विचार करने की कोशिश करेगी। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सीटों को लेकर के हो सकता है कि भाजपा भी ये चाहे कि 2-3 सीटें देकर के निपटा दिया जाए, क्योंकि छोटी पार्टी है, या फिर आप कहें कि जयंत चौधरी की मजबूरी है उस गठबंधन में जाना। तो ये पूरा का पूरा मामला इस समय नजर आता है। अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 हफ्ते में मामला किस तरीके से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की मजबूरी देखी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव की मजबूरी नहीं है। अब यही देखना होगा कि जो अवैध खनन का मामला है, क्या इसमें अखिलेश यादव भी फंसते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के तहत अपने आप को बचा लेंगे। जैसा कि अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।